हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया था। सो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट की थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर क्या इक्वेशन होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, टी कंप्लीशन, इन सब के बारे में हमने बात की थी। और फर्दर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। तो आओ थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया था। तो सबसे पहले एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने सीखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जीरो पावर के साथ वेरी करती है। तो मैंने आपको एक ग्राफ भी बनवाया था कि दैट इज, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन आएगी, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फर्दर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इक्वेशन डिराइव किया था, जो कितना होता है, AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन होता है। फर्दर हमने इसके ऊपर भी एक ग्राफ बनाया था कि अगर मैं यहाँ पर AT वर्सेस T में ग्राफ बनाऊं तो बताओ ग्राफ कैसा होगा। हाँ, क्या होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी, उसका इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, A नॉट, और इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, माइनस K के इक्वल होगी। ठीक, फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर हाफ लाइफ का इक्वेशन डिराइव किया था, जो कि कितना होता है, A नॉट बाय 2K। ठीक, और हमने एक और टर्म डिराइव किया था T 100%, दैट इज कंप्लीशन टाइम, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है A नॉट अपॉन K के। हम लोगों ने देखा था ना कैसे डिराइव किया था भाई, AT इज इक्वल टू क्या होता है, A नॉट माइनस KT। तो टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो ये कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी होगी, रिएक्टेंट पूरा खत्म हो चुका होगा, और उस केस में जब आप T की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, A नॉट अपॉन K के इक्वल आएगी। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ था कि आपको एक रिएक्शन दी गई थी 2A गिव्स प्रोडक्ट्स, और इसमें मैंने आपको कुछ डेटा दिया था। आई थिंक डेटा था 120 सेकेंड के अंदर। मैं आपको बताता हूं डेटा क्या था। चलो, तो आपको चीजें दी हुई थी इस रिएक्शन के लिए। इसका टी हाफ दिया हुआ था आपको 120, और आपको रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई थी 2 मोलर। ठीक, और आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आया होगा K की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1/120। बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, यूनिट क्या होगी इसके लिए, मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक, अगर आपका ये आंसर आया है तो ये बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको सीखनी है। मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज़। ठीक, शायद लास्ट लेक्चर ही हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की थी, या हो सकता है लास्ट टू लास्ट डिस्कस की हो। हाँ, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर डिस्कस की थी। ये 2A गिव्स प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट आ जाता है, कभी भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट है, तो आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आप देखो A नॉट है 2 मोलर, आपने जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा है A नॉट बाय 2K, ध्यान देना, A नॉट बाय 2K, ये सब किसके लिए है, A के लिए। मतलब यहां आप A की कंसंट्रेशन यूज करते हो इनिशियल, ये जो K आएगा ये K भी किसका होगा, A का। डेटा अगर आपको A के बारे में दिया गया है तो आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो A के रिस्पेक्ट में आएगी। तो अगर हाफ लाइफ है 120 इज इक्वल्स टू A नॉट की कंसंट्रेशन है 2/2 इंटू K, तो ये जो आपका K आ रहा है ये K भी किसका होगा, A का, ये आएगा K रिएक्टेंट। तो जो आपने 120 कैलकुलेट किया है दैट इज KA, क्योंकि हम इस रिएक्शन की जो मॉनिटरिंग करेंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस, वो A के टर्म्स में करेंगे, जबकि उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, K रिएक्शन पूछा है। तो याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि K रिएक्टेंट जो होता है वो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू K रिएक्शन, सिखाया था। तो इसको यूज करके हम यहां से K रिएक्शन निकालेंगे। कैसे भाई, K रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है कितना, 1/120 इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, A का 2 इंटू K रिएक्शन। अब अगर आप यहां से K रिएक्शन कैलकुलेट करो तो वो कितना आ जाएगा, 1/240। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपसे रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ A पूछता तो
उसकी वैल्यू कितनी होती 1/120। लेकिन सिंस आपसे रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन पूछा है और यहाँ कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, तो आपको साथ में कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा। बात समझ में आ रही? इसका फर्स्ट ऑर्डर में और एप्लीकेशन आएगा, कई बार आएगा, तो इसको आप ध्यान रखना। अभी मैंने सिर्फ आपको इसको यूज करने के पर्पज से सिखाया है। कभी भी कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, एक बार आपके दिमाग में ये इक्वेशन आना जरूरी है। क्लियर? चलो इसे आप कॉपी करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है और कैसे हम उनसे डील करते हैं। चलो तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी सेकंड रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के 80% क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही मिलेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर से ही उठाया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, नाम से पता लग रहा है। जैसे रिएक्शन है A goes to प्रोडक्ट्स, तो अगर ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बताओ इसके लिए हम रेट लॉ क्या लिखेंगे? हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। तो अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनकी रेट रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट पावर के साथ वेरी करती हैं। तो आप ध्यान दो, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने एक ग्राफ बनाया था बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ग्राफ कैसा था? कांस्टेंट लाइन। अब अगर ऐसा ही ग्राफ हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाएं तो देखो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोलो बनेगा। ठीक, फिर यहाँ डॉटेड करने की जरूरत नहीं, जब आपने रिएक्टेंट कुछ लिया ही नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? 0। देखो रेट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप देख सकते हो। अब हम अगर कभी भी रेट और कंसेंट्रेशन में कांस्टेंट लाइन ग्राफ है तो हम कंफर्म है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? 0। अगर रेट और कंसेंट्रेशन में टाइम ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बताओ रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सब टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं जो आप रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए काम में ले सकते हो। सही है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, डिराइव करते हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, तो देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कैसे डिराइव करेंगे इसका? सेम वही तरीका है, आप अपनी रिएक्शन लिखो A goes to प्रोडक्ट्स। ठीक, टाइम t इक्वल टू 0, तो बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसिडरेशन मान लेते हैं A0, या फिर आपसे स्मॉल a भी लिख सकते हो। ये कितना हो गया? 0। टाइम t इक्वल टू t पर इसको मैं लिख लेता हूं AT, या फिर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो इनिशियली a था, थोड़े टाइम के बाद इसमें से चला गया x, तो ये कितना बचेगा? a माइनस एक्स। और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हम कोएफिशिएंट के हिसाब से देख लेंगे, है ना, अभी उसकी जरूरत अपने को नहीं है। चलो अगर मैं इस रिएक्शन की रेट लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t, तो देखो हम एक फिक्स्ड टाइम पर रेट लिख रहे हैं, मतलब हम कौन सी रेट लिख रहे होंगे? इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे होंगे। बताओ इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट टर्म्स में कितनी होगी? कितनी होगी? रिएक्टेंट तो माइनस साइन आएगा और साथ में क्या लिखेंगे हम इसे? dAT/dt। सही है, ये हो गई डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी को अगर मैं रेट लॉ की फॉर्म में लिखूं तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? K इंटू, अब हम जिस टाइम पर कंसंट्रेशन लिख रहे हैं उसी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी, जिस टाइम पर हम रेट लिख रहे हैं उसी टाइम की हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे AT, और इसकी पावर कितनी होगी? 1। सही है। अब जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया था, हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो, मतलब DAT के साथ AT को लाओ। तो देखो इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो dAT/AT इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? -KdT बनेगा। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स लगाओ। बताओ टाइम की लिमिट तो कहां से कहां जाएगी? 0 से आप कहां पहुंच रहे हो? t। बताओ कंसिडरेशन की लिमिट कहां से कहां जाएगी? t इक्वल टू 0 पर था ये A0, और t इक्वल टू t पर ये कितना होगा? AT होगा।
चलो इसको इंटीग्रेट करें, बताओ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा। तो ये तो क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ये तो बन गया आपका ln ऑफ 80। कहां से कहां तक, a0 से लेकर 80 तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू -kt, है ना। रखोगे ना लिमिट, चलो लिमिट बाद में रख लेंगे, तो ऐसा कर लो -k को तो बाहर कर लो, t की लिमिट हो गई 0 से t, लिमिट्स रखो तो ln a ये बनेगा ln 80 माइनस ln a0। बताओ ln a माइनस ln b क्या बनेगा, ln a अपॉन b, ये तो बन गया ln 80 अपॉन a0 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, -kt बनेगा। यहां से आप माइनस को कर दो प्लस, तो देखो kt की वैल्यू क्या बन जाएगी, ln a0 अपॉन 80, है ना। इसको उल्टा कर दूंगा तो माइनस गायब हो जाएगा। फिर ln को बदल दो log में, तो देखो k का फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन, देखो ln को बदलोगे log में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a0 अपॉन 80। तो जैसे आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन बना था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो इक्वेशन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कौन सी रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां पर A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, AT क्या है, टाइम t पर कितना रिएक्टेंट बचा। ठीक, तो अभी न्यूमेरिकल में बहुत काम मिलेंगे इसको अपन, या फिर अगर आप शुरुआत में आओ यहां पर, तो मैंने आपको दिखाया A0 को हम A लिख सकते हैं और AT को हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस एक्स, यानी आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10। बताओ A0 की जगह क्या लिख सकते हो आप, A अपॉन AT की जगह क्या लिख सकते हो, A माइनस एक्स। तो आपको जो मर्जी हो आप वो इक्वेशन यूज करें, दोनों ही सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा। कब क्या यूज, मतलब कब क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैं इस इक्वेशन को ही यूज करता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत कम होता है। तो ये आया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, कॉपी करो, फिर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कुछ और चीजों की, लाइक हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे, अभी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ भी बनाएंगे जैसा हमने जीरो ऑर्डर में बनाया था। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। फिर देखो हम इस इक्वेशन को यूज कर, है ना। तो आपको एक तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टार मैंने लगाई दी है इसके लिए। यहां से देखो, ये तो आप जानते हैं कि अगर मैं ln को इधर भेजूं तो ये टर्म e की पावर में चला जाएगा। ठीक, तो देखो आप भेजो, log को इधर भेजो तो क्या बन जाएगा, 80 अपॉन A0 इज इक्वल्स टू बनेगा e टू द पावर माइनस kt। या फिर आप देखो तो 80 इक्वल टू क्या बन जाएगा, A0 इंटू e टू द पावर माइनस kt। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम t, उसका इक्वेशन क्या बना, ये 80 इज इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस kt। इसी को अगर मैं जीरो ऑर्डर से कंपेयर करूं तो बताओ जीरो ऑर्डर के लिए 80 का इक्वेशन क्या बनता था, A0 माइनस kt बनता था। तो हमने वहां पर भी 80 और t के बीच में एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन इस तरह की। अब ऐसा ही ग्राफ AT और T के बीच में हम किसके लिए बना सकते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बना सकते हैं। बताओ क्या वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, और वो भी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। या आप ऐसा भी देख सकते हो, T बढ़ेगा तो e टू द पावर माइनस kt की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अपन मैथ्स में सीखते ही है ना। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ तो इस तरह का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आपको मिलेगा। किसके लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो ग्राफ से दिख रहा है, ये देखो यहां तो इसको टच कर रहा था, मतलब यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो गई थी, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी।
तो ये है टी कंप्लीशन है। बताओ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या ग्राफ कभी एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक फिक्स टाइम में कंप्लीट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसको हम न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे, बट अभी हमको ग्राफ से दिख रहा है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये ग्राफ होता है। कॉपी करो, फिर बात करते हैं हाफ लाइफ की कि कैसे हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट किया था, दैट इज हाफ लाइफ। तो जैसे हमने वहां कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही हम यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बताओ? एट टाइम t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ पर at की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a0 बाई 2 होगा। तो आप अपना इक्वेशन यूज करो, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln a0 अपॉन at, है ना। अभी ln की फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर लॉग में लिखना चाहो तो यहाँ 2.303 लग जाएगा, है ना। ऐसा भी लिख के देख लो, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। लॉग a0 अपॉन at, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो देखो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम क्या निकालना चाहते हैं? टी हाफ। तो यहाँ t की जगह तो आप लिखोगे टी हाफ ln a0 अपॉन, जब टाइम टी हाफ की इक्वल होगा तो बताओ at की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? a0 बाई 2 हो चुका होगा। तो ये बच जाएगा a0 बाई 2। तो देखो a0 से a0 कैंसिल, 2 आएगा ऊपर, तो k इक्वल टू कितना बन जाएगा? ln 2 अपॉन टी हाफ, या फिर आप लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? ln 2 अपॉन k। बताओ ln 2 की वैल्यू कितनी होती है? कितना होता है? 0.693। अगर याद नहीं है तो इसे याद रखना, ये आपके बहुत काम में आएगी। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। अब देखो मैं जो भी चीज डिराइव कर रहा हूं उसको मैं दोबारा जीरो ऑर्डर से कंपेयर कर रहा हूं। क्यों? ताकि साथ साथ रिवाइज होता चले। जीरो ऑर्डर में जो चीज सीखी थी, फर्स्ट ऑर्डर में जो चीज सीखी थी, उसको रिपीट करेंगे तो अपने को याद भी होगी। तो आप मुझे बताओ जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? कितना था जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला? जल्दी बताओ। a0 अपॉन 2k। इतने जल्दी भूल गए? ठीक, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला कितना है? a0 अपॉन 2k है। वहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आया? ln 2 बाई k और 0.693 बाई k। अच्छा बताओ, आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मतलब डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बट एक बहुत मेन डिफरेंस है यहां पर। देखो यहां पर इनिशियल कंसिडरेशन का टर्म है, जबकि यहां पर इनिशियल कंसिडरेशन का टर्म नहीं है। तो ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज, आप इसके जस्ट बाद लिख सकते हैं, दैट इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is independent of initial concentration of reactant। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई। अब आप इससे पहचान सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि भाई एक रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। सही है। चलो, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे थे तो आपने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हाफ लाइफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ए टू द पावर 0 के साथ वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है? 0 के साथ वेरी कर रहा है। यानी हमने जब यहां टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ बनाया था, याद है ग्राफ? मतलब याद रखने की जरूरत है ही नहीं। ये रहा इक्वेशन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वहीं अगर हम सेम ग्राफ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाएं तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाओ तो आपका ग्राफ आएगा एक कांस्टेंट लाइन। क्या आएगा? एक कांस्टेंट लाइन आएगा। क्यों?
कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा ग्राफ है अगर टी हाफ और ए में तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, और ऐसा ग्राफ है तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, टी हाफ के बाद यहाँ पर आपको जैसे मैंने बोला था टी कंप्लीशन भी कैलकुलेट करना होता है, लेकिन टी कंप्लीशन से पहले हम लोग कुछ और कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टी 75%। और चलो टी 75% और निकाल लो, ये चलो इसको बाद में निकाल लेंगे, अभी छोड़ दो। अभी तो आप टी हाफ का पार्ट कॉपी करो, फिर हम लोग टी कंप्लीशन की बात करते हैं। फिर देखो बात करते हैं टी कंप्लीशन की, दैट इज कंप्लीशन टाइम की। तो कंप्लीशन टाइम तो जैसे मैंने आपको ग्राफ से बताया था, वैसे भी आप न्यूमेरिकली इसका कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K कितना होता है, 2.303/T log द बेस 10 A0/80। तो आपको टाइम निकालना है T 100%, तो उसको आप K को यहां ले आओ। अब आप देखो टाइम कंप्लीट होने मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो 80 की वैल्यू किसको टेंड करेगी, जीरो को। अगर 80 के लिए जीरो को टेंड करेगी तो ये इक्वेशन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। और अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो लॉग भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये पूरी वैल्यू भी किसको टेंड कर रही होगी, इन्फिनिटी को। इसका मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लेती है। अब इनफाइनाइट तो कोई डेफिनेट क्वांटिटी थोड़ी ना है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं थ्योरेटिकली कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, वो अनंत काल तक चलती रहेगी, मतलब वो हमेशा चलती ही रहेगी, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक फिक्स्ड टाइम में कंप्लीट हो रही थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक फिक्स टाइम में कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो दैट इज यहां पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक, प्रैक्टिकली जैसे आपको पहले बता चुका हूं 90-95% के ऊपर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हम उसको कंप्लीट मान लेते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और इसीलिए जब आप ग्राफ बनाते हो बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, अभी हमने ग्राफ बनाया भी था, ग्राफ इस तरह चलता है और एक पॉइंट पे जाने के बाद ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, वो कभी भी एक्सिस को नीचे कट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका एक और छोटा सा टर्म, दैट इज कंप्लीशन टाइम, जहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही थी, A0/K दैट वाज इक्वल्स टू 2T हाफ। तो जहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन दो हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाती है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर? तो देखो क्या क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, हाफ लाइफ हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, और बहुत अलग, हर एक पॉइंट अपने आप में हर एक क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़े। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो कभी कभी आपको ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मिल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी। ठीक, तो बहुत आसान है, देखो इसको कैलकुलेट करना। जैसे हम मान लेते हैं रिएक्शन में पास A गोज टू सम B, ठीक है, या कुछ और भी बन सकता है, A गोज टू NB टाइप बना सकते हो। तो मैं एक सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कितना था, A0, या फिर आप इसे A लिख सकते हो। ठीक है, और किसी भी टाइम t पर ये कितना बचेगा, AT, जिसे आप A माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी लिख लो, एक ही बात है।
तो हम लोगों ने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली थी। आपने देखा था कि अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT की वैल्यू लिखें, तो बताओ AT का एक्सप्रेशन क्या बना था? AT किसके को लाएगा? A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT के। ठीक, तो किसी भी टाइम T पर इस A की कंसंट्रेशन ये होगी। अब देखो मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करूं, सिंपल मैं इसको DOD लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसको हम बोलते हैं मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, यही होता है। तो बताओ मोल्स डिसोसिएटेड आप कैसे निकालोगे? इनिशियली इतना था, टाइम T पर इतना बचा, तो बताओ इसके डिसोसिएटेड मोल्स कितने होंगे? कितने होंगे? जितना था माइनस जितना बचा वही डिसोसिएट हुआ होगा। तो बताओ डिसोसिएटेड मोल्स कितने हो जाएंगे? A0 माइनस AT के इक्वल होगा। तो यहां पे आप वैल्यू रखो, ये हो जाएगा A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे? A0। अब यहां ना इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन के आएगा, लेकिन अपने को फॉर्मूला नहीं रटना है। हमें कोई कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, तो हम सिंपल इस फॉर्मूले से किसी भी टाइम निकाल लेंगे, अपने को रटना नहीं है कुछ भी। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनिशियल मोल्स थे A0 बचा AT, तो ये हो गया इतना डिसोसिएट हुआ, उसको इनिशियल मोल से डिवाइड कर दो। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? A0 माइनस AT। AT की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो ये बनेगा A0 e टू द पावर माइनस KT डिवाइडेड बाय A0। देखो A0 कैंसिल, यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां से इसको कभी भी डिराइव कर सकते हो। ठीक, चलो दूसरा, हम यहां से B की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। B की कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे? भाई देखो जितना A डिसोसिएट हुआ है उसी से तो B बनेगा। तो अगर 1 मोल A से 1 मोल B बनता है, तो बताओ इस रिएक्शन में कितना A काम में आया? A0 माइनस AT। तो ये BB कितना बनेगा? A0 माइनस AT के इक्वल बनेगा। तो अगर हमने ये डिस्कस कर लिया तो एक छोटी चीज और देख लेते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ A का फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम T पर? ये किसके इक्वल होगा? AT। बताओ इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT बनेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया बताओ कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी होगी, B एट एनी टाइम T, तो मैंने आपसे क्या बोला? ये B कितना बनेगा? जितना A डिसोसिएट हुआ है उतना ही B बनेगा। तो बताओ B की कंसंट्रेशन टाइम T पर, दैट इज BT, वो किसके इक्वल होगा? A0 माइनस AT के। यहां पर AT के वैल्यू रख दो, तो A0 e टू द पावर माइनस KT, मतलब B की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। ठीक, तो यहाँ कुछ भी रटना वटना नहीं है आपको, बस ये बना लो, बॉक्स बना के छोड़ दो। कई बार क्वेश्चन में आपसे A की कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है या फिर आपसे B की कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ ले, हम यहाँ से दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप कॉपी करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें ना आपको कोई फॉर्मूले ये सब यूज नहीं करने पड़ेंगे, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक रिएक्शन दी गई है आपको A गोज टू 3B, और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.693 मिनट इनवर्स। ठीक, और ये आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 60 सेकेंड्स। ठीक, आपको प्रोडक्ट B की कंसंट्रेशन बता दी 60 सेकेंड्स के साथ बाद। ठीक, तो इसमें कोई फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले तो हमने बना लिए, वरना बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा?
वैसे तो हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ही होना चाहिए, लेकिन आपको देखना आना चाहिए। देखो मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट, के की यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। तो अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स है, इसका मतलब रिएक्शन हमेशा कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक, तो देखो यहाँ इसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपको पता है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब आप क्या करो, कभी भी आपको के दिया हो और एक टाइम दिया हो और कंसंट्रेशन वगैरह पूछी हो, तो एक बार हाफ लाइफ निकाल के चेक कर लो। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालूं तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। देखो के की वैल्यू कितनी है, 0.693। अब ध्यान से देखना, यहाँ के की यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स है ना, इसका मतलब हाफ लाइफ भी किस में आएगा, मिनट में आएगा। 0.693 से 0.693 गया, हाफ लाइफ हो गया 1 मिनट। और बताओ 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 60 सेकेंड, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अच्छा यहाँ ए की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिए तो आप मान लेना, मान लो कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 मोलर। ये क्वेश्चन में इतना सा और ऐड कर देना कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है और आपको 60 सेकंड के बाद बी की कंसंट्रेशन बतानी है। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगी, A गोज टू 3B। बताओ टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कितना था, 2। टाइम t इक्वल टू 60 सेकंड। अब बताओ 60 सेकंड क्या है, इसका हाफ लाइफ। बताओ एक हाफ लाइफ में कितना जा चुका होगा, इसका आधा। तो बताओ 2 का आधा कितना हो गया, 1। तो 2 में से गया 1 गया। अगर इसमें से 1 गया तो जितना ये गया उतना ये बनेगा। 1 मोल से बनता है 3 मोल। बताओ 1 मोलर से कितना बनेगा, 3 मोलर बनेगा। यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 60 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 3 मोलर। समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हैं, न्यूमेरिकल में इनको आप यूज मत करो। न्यूमेरिकल में तो आप नॉर्मल तरीके से निकालो, आपको पता है ये इतना लिया था, इतना बचा, जो दोनों का डिफरेंस है वो डिसोसिएट हुआ होगा और जितना ये डिसोसिएट हुआ होगा उतने से आपका बी फॉर्म हुआ होगा। क्लियर। चलो तो ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। अच्छा बताओ, क्या आप मुझे यहां से सेम इसी तरीके से, कौन सा तरीका है, ये आपका तरीका, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, क्या मुझे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके बता सकते हो? करो फटाफट से कैलकुलेट कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इक्वेशन क्या बनेगा। चलो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला तो आपने देख लिया किसकी इक्वल आता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, है ना। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हुआ। अगर यही चीज मैं जीरो ऑर्डर के लिए काउंट करूं तो बताओ जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या बनता था, AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी बनेगा। तो अगर आपको अल्फा निकालना है तो आप देखो कलर दूसरा यूज कर लेते हैं हम लोग, अल्फा ए नॉट माइनस AT। बताओ यहां से ए नॉट माइनस AT की वैल्यू कितनी आएगी, KT। इसको किससे डिवाइड करोगे आप, ए नॉट से। अब देखो यहां तो ए नॉट कैंसिल हो गया था, लेकिन यहां पर ए नॉट कैंसिल नहीं होगा। तो यहां से फिर से एक नया थ्योरेटिकल पॉइंट बन गया, क्या, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने के नहीं होते हैं, आप इनको रट नहीं सकते हो। आप समझो, अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। अब अगर उसने थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं, तो आप वैल्यू लिख के देख लो और फिर आप बता सकते हो, दैट इज फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के, जबकि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सही है। चलो तो ये सब चीजें आपको खुद बनानी आनी चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाती है इनको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबसे ज्यादा काम में भी लोगे, दैट इज टाइम टेकन फॉर X% कंप्लीशन।
या x परसेंटेज आप लिख दो, क्योंकि मैं x% के फॉर्म में यूज नहीं करता हूं, चलो पर आपको डाइव करके दिखा देता हूं क्योंकि मुझे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट भी सिखाने। तो टाइम टेकन फॉर x% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक सर्टन परसेंटेज, सर्टन फ्रैक्शन आपको यहां कंप्लीट करना होता है। तो रिएक्शन अपनी वही है, मान लो ये A गोज टू प्रोडक्ट्स, ठीक। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो ये था इनिशियल अमाउंट A। किसी भी टाइम t पर मान लो इसमें से x% चला गया, कितना परसेंट चला गया? x%। तो A था, A में से इसका x% चला गया, बताओ यहां कितना लिखूं? x/100 लिखूं या A इंटू x/100 लिखूं? यही आएगा क्योंकि A का x% यहां से गया है, ठीक है। चलो तो अब आप देखो ये चीज तो किसके इक्वल हो गई? A0 इनिशियल अमाउंट। बताओ ये चीज किसके इक्वल होगी? 80। ये कितना बचा हुआ है? सिंस ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ इसके लिए K का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2.303 अपॉन T लॉग A0। तो बताओ A0 की जगह क्या लिखोगे आप? A अपॉन 80 की जगह क्या लिखोगे? A इंटू 1 माइनस x/100 होगा। देखो A से कैंसिल, 100 LCM आएगा तो बनेगा 100 माइनस x और ये 100 आ जाएगा ऊपर। सिंस मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम फॉर x% कंप्लीशन किसके इक्वल होगा? 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x। तो ये फॉर्मूला बनता है, इसको याद वाद नहीं रखना है, आराम से आप देखो और भूल जाओ, मुझे इसमें कुछ भी याद नहीं करवाना है। बस आपको यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करनी है। वो चीज क्या है? आप देखो इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखना है। वो क्या है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक सर्टन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो मान लो ये रिएक्शन थी A गोज टू B, जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1 मोलर, तो ये रिएक्शन 10 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट हो रही थी? 20% कंप्लीट हो रही थी। कितना कंप्लीट हो रही थी? 20% कंप्लीट हो रही थी। अब आपने सेम रिएक्शन दोबारा से रिपीट की, यही रिएक्शन आपने दोबारा से करवाई, लेकिन इस बार इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कर दी 5 मोलर। बताओ अब 10 मिनट में ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी? कितनी होगी? 100 नहीं होगी, ये अब भी कितनी परसेंट कंप्लीट होगी? 20% कंप्लीट होगी। ये तुमने देखा भाई। देखो आप कैसे करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ये इस फॉर्मूले को यूज करो, ये ना x% कंप्लीशन। तो टाइम फॉर x% कंप्लीशन में क्या बनेगा? 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 20। इसके लिए लिखोगे तब भी सेम ही बनेगा, 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 20। सेम ही तो बना भाई, सेम रिएक्शन है, दोनों का K भी क्या होगा? सेम। मैं तो कह रहा हूं आपसे, या इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म है ही नहीं। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म है ही नहीं, तो चाहे वो 1 मोलर हो, चाहे वो 5 मोलर हो, चाहे वो 500 मोलर हो, अगर ये रिएक्शन 10 मिनट में पहले 20% कंप्लीट हो रही थी, तो अब भी 10 मिनट में कितने परसेंट कंप्लीट होगी? 20% कंप्लीट होगी। बात समझ में आती है? तो आप इसको लिखें स्टेटमेंट की फॉर्म में, फिर अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, तब उसमें और इंक्लूड करूंगा मैं, ध्यान रखना आप लोग। सो दैट इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction, time taken to complete a certain fraction of reaction is independent of इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो कई क्वेश्चंस आप वर्बली सॉल्व कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया,
अभी और क्वेश्चन आएंगे जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस अब आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ परसेंटेज वाले। तो आपने जो फॉर्मूला सीखा है, आपने क्या फॉर्मूला सीखा है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन AT। हम इसी से सारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आओ डिस्कस करते हैं। तो चलो परसेंटेज की फॉर्म में पहले तो आपको कुछ चीजें, पहले तो आप निकालो एक वैल्यू दैट इज T75%। ये T75% का मतलब क्या है, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। फटाफट से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि T75% की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या वैल्यू होगी। आंसर आपको T½ के टर्म्स में देना है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप ना बहुत ध्यान से देखो अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, ऐसा करो, ऐसे ले लो 1 अपॉन टी ln A0 अपॉन AT की फॉर्म में ले लो, ठीक है। अब आप देखना A0 तो क्या होता है, इनिशियली कितना था बताओ, AT कितना होता है जो बचा। तो अगर ये रिएक्शन, इसको ना आप फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना, अगर ये 75% गया तो बताओ बचेगा कितना, 25%। तो 75% मतलब इसमें से 3/4 चला गया, तो 3/4 चला गया तो बचेगा कितना, A0/4 बचेगा। बोले समझ में आता है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको आंसर देना है T½ के टर्म्स में, तो K की जगह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो, ln2 अपॉन T½ लिख सकते हो। दिस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन T75 लिख रहा हूं उसको मैं, ln A0 अपॉन, बताओ AT की वैल्यू कितनी बचेगी, A0/4। तो A0 से A0 गया, ये ऊपर आएगा ln4, तो बन जाएगा ln4 अपॉन T75%। और लगा देता हूं आगे, बताओ क्या मैं 4 को 2⁻² लिख सकता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, ये 2 आगे आ जाएगा। तो देखो ln2 अपॉन T½ किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू ln2 अपॉन T75%। ln2 से ln2 गया, बताओ यहां से T75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ T½ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ T½ होता है। बोलो कर सकते हैं, अच्छा चलो ये कर सकते हो तो मुझे एक और टाइम कैलकुलेट करके बताओ, दैट इज T87.5%। जैसे मैंने 75% कैलकुलेट किया, आप मुझे 87.5% कैलकुलेट करके बताओ। चलो आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स ऑफ T½ अभी ना मैं आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको एक और छोटे से तरीके से सिखाऊंगा, वो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी देखो इसको कैसे निकालोगे, तो फिर से वही चीज, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln A0 अपॉन AT। तो k की जगह तो आप लिखो ln2 अपॉन T½ ठीक, 1 अपॉन ये निकाल रहे हो आप T87.5% ln A0 अपॉन AT। अब आप देखो अगर ये 87.5% चला गया तो बचेगा कितना, 12.5%, दैट इज 12.5%। तो आप यहां पर लिखोगे 0.125 A0, लिखोगे A0 से गया A0, 0.125, इसके 1000 को हटाओ तो ऊपर आ जाएगा 1000, और 125,000 को 8 टाइम्स कैंसिल करेगा, और ln 8 को मैं लिख सकता हूं 2⁻3। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा, ln2 अपॉन T½ इज इक्वल्स टू 3 ln2 अपॉन T87.5%। फिर से ln2 से ln2 गया, देखो आपको मिल गई किसकी वैल्यू, T87.5% की वैल्यू, और वो कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ T½
कितनी आएगी 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक, सेम ऐसे ही एक और वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज टी 99.9%। ठीक, कितना आया? ये आएगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। कितना आएगा? 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। आंसर आपके सामने। अब आपको ये तीनों याद रखने हैं। अगर आप याद रख पाओगे तो आप बहुत फास्ट हो जाओगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर। तो ये 3 बॉक्स जो मैंने बनाए हैं मैं एक साथ क्लब कर रहा हूं। टी 75% कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 87.5% कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। और टी 99.9% कितना होता है? 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। किसके लिए? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसे आप याद रखें, इसके ऊपर बेस्ड आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको याद है तो आप बहुत तेजी से उन क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक, तो चलो कितना परसेंट कंप्लीट हुई रिएक्शन, उसके लिए टाइम कैलकुलेट करने के ऊपर अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। आओ मूव करते हैं अपने पहले और एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 75% completed in 100 minutes. Calculate time taken for 87.5% completion. ठीक, तो अब आप इस क्वेश्चन को ना एक लाइन में सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता तो फिर आप क्या करते? पहले आप T75 निकालते, फिर आप T87.5 निकालते और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। और जितनी देर मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं उतने में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा। भाई T75% वो कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इसको डिवाइड कर दो T87.5% से, वो कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी हाफ से टी हाफ गया, तो बताओ T87.5% कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू T75, वो कितना है? 100। ये गया 50। आंसर कितना आ गया आपका? 150 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ये चीजें पता है तो। अदरवाइज तो पहले आप वैसे T75 निकालते, फिर T87.5 निकालते और फिर उनको डिवाइड करते। आंसर वहां से भी आता लेकिन टाइम ज्यादा लगता। सही है, चलो फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, हो सकता है आप इसमें कुछ चीजें डिपिक्ट ना कर पाओ। तो देखो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन इज x gives y plus z। ठीक, ये आपसे कह रहा है कि t half is 10 मिनट। ठीक है, इस रिएक्शन का t half आपको दिया हुआ है 10 मिनट। कह रहा है इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम would the concentration of x will be, x be reduced to 10% of its original value। ओरिजिनल का मतलब इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट, मतलब कितने टाइम में 10% बचेगा। बचेगा लिखा ना, हाँ, रिड्यूस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन दो आपको, ऑप्शंस भी अपने पास। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, कहाँ गया ये रहा, 20 मिनट। ऑप्शन बी इज 33 मिनट। ऑप्शन सी 15 मिनट और ऑप्शन डी 25 मिनट। तो आप समझ गए आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलो, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक, हम लोग करते हैं फिर इसको डिस्कस कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, मुझे सबसे पहली चीज बताओ, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है?
क्या ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो है, बस बात यह है कि आप उसे देख पाए या फिर नहीं। भाई क्वेश्चन आप सॉल्व तभी तो करोगे ना, हो सकता है आप लग गए हो सीधा ही फर्स्ट ऑर्डर में, है ना, फॉर्मूला लगाने के लिए। पहले पता करो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन, लिखा हुआ है। पता है एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं? सेम। या आप ऐसा बोल दो, आप रिएक्शन की शक्ल देखकर उसका ऑर्डर बता सकते हो। अगर इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखूं तो बताओ रेट लॉ क्या बनेगा? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1। इसका मतलब पक्का है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है, आपको क्वेश्चन से चीजें उठाना आना चाहिए सबसे पहले। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जितना कोएफिशिएंट वही इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर हो गया 1। हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 मिनट। तो अगर आपको हाफ लाइफ 10 मिनट पता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो 0.0693 निकाल सकते हैं। बस अब आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद ये अपनी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन का 10% बचेगा। तो देखो K इक्वल टू क्या बनेगा? 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन 80। तो रखो वैल्यूज। K की वैल्यू हो गई 0.0693 अपॉन 0.0693 है K तो इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन 80। अब बताओ 80 कितना लूं? 0.1 A0 लूं या 0.9 A0 लूं? इसमें मिस्टेक हो जाती है, बोले ना रिड्यूस टू 10%, मतलब 10% बचा है। तो ये कितना बचेगा? 0.1 A0, या फिर आप इसे A0 बाय 10 भी बोल सकते हो। A0 से A0 गया, log 10 बनेगा। तो देखो 0.0693 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T और साथ में बनेगा log 10। बताओ log 10 तो कितना हो गया? 1। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303 अपॉन 0.0693। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार इसको। तो 3 3 होता है 9, है ना, और कितना हो गया? 3 9 27, 7 2 18 प्लस 2 20। तो 30 के आसपास का कोई आंसर आना चाहिए। 30 के आसपास का मुझे एक ही आंसर दिख रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 33 मिनट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से फिर शायद, है ना। एक बार चेक करके देख लेना, आंसर 33 मिनट ही आना चाहिए इसके हिसाब से। तो जो मुझे कैलकुलेशन दिख रही है उसके हिसाब से तो 33 मिनट ही आना चाहिए। सही है, 33 आएगा। 2369 होता है ना, ये बन जाएगा आपके 100/3। तो 33.33 मिनट के आसपास कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर 33 मिनट ही होगा। कर सकते हैं। चलो, तो एक और क्वेश्चन जो परसेंटेज कंप्लीशन के ऊपर था। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो जेई में पूछा गया है, वो भी जेई एडवांस में, और आप देखना कितने प्यार से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन, और ये आया था जेई 2015 में एडवांस के अंदर। ठीक, एग्जैक्ट ईयर तो शायद यही था, हाँ जेई 2015 में ही आया है। 15 या 16 में से किसी एक में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट एडवांस का क्वेश्चन था, मुझे याद है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, सीधे 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और आप देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decomposition. Time taken for its decomposition to decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10 respectively। ठीक, और
आपको क्या करना है, you have to calculate t 1/8 अपॉन t 1/10 इंटू 10 की वैल्यू। एंड आपको अगर ln2 की जरूरत कहीं पड़े तो उसको log2 की वैल्यू, तो उसको आप 0.3 लेकर अपने क्वेश्चन को, है ना, ln2 नहीं log2 है, मतलब बेस 10 होगा, तो log2 की वैल्यू की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो आप 0.3 लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेरना, यह आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ट्राई करो। चलो देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो उसने कहानी सुनाई है, मेन क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है, आपको दो चीजें निकालनी है, एक t 1/8, ध्यान देना, इट्स डीकम्पोजिशन टू 1/8, यानी 1/8 बचेगा जितना था उसका, और यहां बचेगा 1/10 जितना था उसका। तो ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। चलो पहले निकालते हैं t 1/8। तो देखो t 1/8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 अपॉन k लिख रहा हूं ना, उल्टा k था तो t को इधर ला रहा हूं, मतलब समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बनता था ये वाला फॉर्म। ठीक, तो मैं t को इधर ले गया और k को इधर ले आया। ठीक है, तो t 1/8 कितना होगा, 2.303 अपॉन k log a0 अपॉन 80। कितना बचा, अपनी इनिशियल कंसिडरेशन का 1/8 बचा, यानी a0/8 बचा, a0 से a0 कैंसिल, इक्वेशन क्या बनेगा, 2.303 अपॉन k log 8। ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे, लिख के छोड़ दो। चलो फिर दूसरी वाले निकालते हैं क्या, t 1/10। तो निकालो भाई, t 1/10 भी निकाल लो, कैच ही छूट गया। खैर t 1/10, t 1/10 कितना बनेगा, 2.303 अपॉन k log इनिशियल कितना था, a0 डिवाइडेड बाय, अब बताओ कितना बचेगा, a0/10 बचेगा, तो a0 से a0 कैंसिल, ये ऊपर आएगा log 10, बताओ log 10 कितना होता है, 1, तो t 1/10 किसके इक्वल आ गया, 2.303 अपॉन k। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, बन गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, t 1/8 अपॉन t 1/10 इंटू 10 की। तो t 1/8 कितना, 2.303 अपॉन k log 8। बताओ क्या मैं log 8 को 3 log 2 लिख लूं, 8 कितना बन गया, 2 to the power 3, 3 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा log 2, डिवाइडेड बाय t 1/10 कितना है, 2.303 अपॉन k इंटू 10, कैंसिल, 3 log 2 इंटू 10 यानी 30 इंटू log 2। बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो आंसर कितना आ गया, 9। सिंपल सा क्वेश्चन, 6 मार्क्स, 6 तो मार्क्स थे, 6 इसका आंसर नहीं था। आई बात समझ में। तो ये होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और इस तरह से किसी भी एक सर्टेन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगे हुए टाइम को आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलो तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एनालाइज किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम उसके लिए टाइम टी पर कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, टी 75%, टी 87.5% कैलकुलेट करते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक बार चीज़ें अरेंज करो, जो क्वेश्चन मैंने करवाए एक बार उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करो, और फिर आपकी प्रॉब्लम बुक जो शीट है उसमें से क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। फर्स्ट ऑर्डर लंबा है, अभी अगले 3-4 लेक्चर तक हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही खेलते रहेंगे। तो अपने गेम को आगे नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।